Hello and welcome to Filler Farm. So I hope everyone is doing well. So good afternoon everyone. So आज हमारा जो एमसीक्यू सीरीज वो भी रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 पे ही पेपर 1. ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या होता है. हमारा टारगेट होता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM. हमारा मिशन है यूजीसी नेट JRF. ओके, सो क्या क्या मिलता है आपका फिलर फॉर्म से. आपको मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलता है, आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड यहाँ पे ज्ञान मिलता है ना. और पेपर 1 के लिए भी. और आपको फ्री क्लासेस मिल रहे हैं, आपको फ्री नोट्स मिल रहे हैं, लाइव क्लास मिल रहा है, एमसीक्यूज और PYQs मिल रहे हैं, आपको फ्री बुक्स मिल रहे हैं, है ना. हाँ, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से www.ugc-net.com. ओके, सो ये कुछ फ्री क्लासेस हैं, इनको आप देख लीजिएगा, इनका लाभ ले सकते हैं आप. और फिलर फॉर्म के एक एप्लीकेशन आते हैं, उसको आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करके उसमें आप मॉक टेस्ट और क्विज़ेस दे सकते हैं. ओके, सो ये पेपर फर्स्ट की फ्री क्लासेस है. 11 बजे थ्योरी क्लास, 2 बजे MCQ क्लास, 9 बजे मैथ और रीजनिंग का क्लास. ठीक है. हाँ, इनको आप मिस कभी मत कीजिएगा. ठीक है. हाँ, तो ये है अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म JRF अचीवर्स और ये है नेट अचीवर्स. ओके, सो ये क्विज आप देते रहो. ठीक है. हाँ, सो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करो. ठीक है. हाँ, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करो और अपना थम्स अप दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज. ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन. चलो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को. ठीक है. हाँ, और वीडियो को लाइक करो, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक करो. सो आपका थम्स अप आ गया है. लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज. ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1. इसको पढ़ो और आंसर करो सब. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स. रिसर्च के स्टेप्स जो है उनको आइडेंटिफाई करो, करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है. ठीक है. हाँ, देखो सब. पहला है ए पार्ट, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स. बी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स. सी, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, डेटा कलेक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स. डी है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, डेटा कलेक्शन. इनमें से देखो आप कौन सा आएगा, कौन सा अप्रोप्रिएट है ना. और आंसर करो सब. चलो, मैक्सिमम का आंसर आ गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर. ए पार्ट, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक. उसके बाद है, पहले हम सिलेक्ट करते हैं टॉपिक को, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, है ना. उसके बाद हम डेटा कलेक्शन करते हैं, है ना. उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स करते हैं. देखो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट नहीं आएगा क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले नहीं करते हम. उसके बाद ये देखो सी पार्ट, ये भी गलत है. यहाँ पे है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, उसके बाद डायरेक्टली उसने सेकंड स्टेप लाया डेटा कलेक्शन, तो ये भी गलत है. अगर हम डी पार्ट की बात करेंगे, उसने डी पार्ट में लास्ट पे डेटा कलेक्शन लाया है. लास्ट पे डेटा कलेक्शन नहीं होता है, लास्ट पे होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, यानी कंक्लूजन, रिजल्ट जो हम देते हैं. ठीक है. हाँ, वो लास्ट स्टेप होता है. हाँ? तो ए पार्ट इज द राइट आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2. इसको पढ़ो और आंसर करो. डिकंस्ट्रक्शन इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च इन. डिकंस्ट्रक्शन जो ये मेथड है रिसर्च में, तो ये किस में आता है. बेसिक साइंस, ए. बी, अप्लाइड साइंस, सी, सोशल साइंस, डी, लिटरेचर. चलो आंसर करो सब. डिकंस्ट्रक्शन क्या होता है ना. डिकंस्ट्रक्शन होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ लिटरेचर टू फाइंड हिडन मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट.
यानी लिटरेचर को हम ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से क्या निकालते हैं, हिडन मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, वो बेसिक साइंस में आता है या अप्लाइड साइंस में या सोशल साइंस या लिटरेचर में। चलो मैक्सिमम का आंसर आ गए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट लिटरेचर। ठीक है, मैंने बोला डिकंस्ट्रक्शन होता है कि यानी जब हम लिटरेचर को ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर हम उस पर देखते हैं हिडन मीनिंग। ठीक है, उस लिटरेचर में क्या देखते हैं, हिडन मीनिंग। तो दैट मीन्स कि लिटरेचर को हम देखते हैं, अगर किसी ने कोई रिसर्च पेपर लिखा है उस रिसर्च पेपर को हम देखते हैं, इसने कौन सा काम किया है, इसे कौन से मेथोडोलॉजी यूज की है ना, हम सब देखते हैं उसमें से। ठीक है, सो डिकंस्ट्रक्शन मेथड किस में आता है, ये मेथड ये आता है लिटरेचर में। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। असर्शन और रीजन है ना। असर्शन ए क्या कहता है, क्वालिटेटिव रिसर्च इन इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू रीच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। यानी क्वालिटेटिव रिसर्च को बहुत टाइम लगता है, इसको करने में भी बहुत टाइम लगता है और ये दूसरे देशों तक पहुंचने तक भी उसको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, हाँ, इसी तरह दूसरा क्या रीजन क्या कह रहे हैं, बिकॉज द फंडिंग एजेंसी डू नॉट सपोर्ट क्वालिटेटिव रिसर्च इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। यानी फंडिंग एजेंसी सपोर्ट नहीं करते क्वालिटेटिव रिसर्च को, है ना। रीजन क्या, ये सच है। फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आपको बताना है इनमें से कौन सा कोड इसके रिलेटेड है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा है। यानी बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ए बोथ ए एंड आर फॉल्स। चलो करो आंसर सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर है। यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखो मतलब नो डाउट क्वालिटेटिव रिसर्च को बहुत टाइम लगता है दूसरे देशों तक पहुंचने के लिए, या इसको करने में भी बहुत टाइम लगता है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च करता है तो उसको बहुत टाइम लगता है, बट ये सच नहीं है। रीजन ये नहीं है कि फंडिंग एजेंसी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फंडिंग एजेंसी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि रीजन इसका फॉल्स है, जो असर्शन है वो करेक्ट है। ओके, हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और आंसर करो। द वेरिएबल विच impacts द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड a डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज। यानी वो वेरिएबल जो इम्पैक्ट करता है ना, दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको इम्पैक्ट करता है, वो कौन सा वेरिएबल होता है। ए एंटीसीडेंट वेरिएबल, प्रेसिडेंट वेरिएबल, प्रेडिक्टर वेरिएबल, डी कंट्रोल वेरिएबल। चलो सब आंसर करो। चलो मैक्सिमम का आंसर आ गए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट कंट्रोल वेरिएबल। यानी कंट्रोल वेरिएबल जो है ये इंपैक्ट करता है, इफेक्ट करता है किस पे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, कंट्रोल वेरिएबल होता है समथिंग इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंट दैट कुड अफेक्ट द रिजल्ट्स। यानी वो जो हम रिसर्च में या बिटवीन द टू वेरिएबल्स के बीच में जो इफेक्ट डालेगा, ठीक है, रिजल्ट में चेंज लाएगा, तो उसको हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, दीज नीड टू बी केप्ट एग्जैक्टली द सेम फॉर ऑल टेस्ट सब्जेक्ट्स। तो ये सब टेस्ट्स के लिए एक ही रखना होता है, ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे हाउ मच लाइट डज ए बोस्टन फर्न नीड टू ग्रो द मोस्ट इन ए मंथ। यानी बोस्टन फर्न को कितनी लाइट चाहिए बढ़ने के लिए, ठीक है, एक मंथ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब लाइट जो है ना, और कितना ग्रो हो जाएगा वो, ठीक है, तो दैट लाइट इज आल्सो द कंट्रोल वेरिएबल। ओके, सो कंट्रोल वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर गिवन टू ईच प्लांट, टाइप ऑफ सॉइल, टेम्परेचर ऑफ रूम, ये कंट्रोल वेरिएबल्स है ना, कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है
उस प्लांट को देना, तो वो भी कंट्रोल वेरिएबल है। टाइप ऑफ सॉइल, किस सॉइल में वो हमने ग्रो किया है ना, हाँ, तो वो भी मैटर करता है यहाँ पे, वो भी कंट्रोल वेरिएबल है। टेम्परेचर ऑफ रूम, रूम में कितना टेम्परेचर है वो भी मैटर करता है, दैट इज कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लाइट कलर, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल है प्लांट हाइट, यानी प्लांट को ग्रो करने में, ठीक है, हाँ, प्लांट की हाइट कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल वेरिएबल आता है मेरे वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, डे नाइट टाइम, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि नहीं लाइट कंट्रोल वेरिएबल नहीं, लाइट बन जाएगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, हाँ, ये आप ध्यान में रखना। चलो, सो आई होप यू अंडरस्टूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, और इसको पढ़ो और आंसर करो। द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस इज, यानी जो नॉलेज आते हैं एक्सपीरियंस से, ठीक है, एक्सपीरियंस से जो नॉलेज आती है उसको क्या कहते हैं? ए रैशनलिज्म, बी डिडक्टिव रीजनिंग, सी लॉजिक, डी एम्पिरिसिज्म। आंसर करो सब, इजी क्वेश्चन है। एक्सपीरियंस से जो नॉलेज आते हैं उसको क्या कहते हैं हम? चलो, मैक्सिमम का आंसर आ गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, एम्पेरिसिज्म, यानी जल्दी जल्दी आप आंसर करो, तुरंत आंसर करो, ठीक है। डी इसका आंसर, एम्पेरिसिज्म। देखो, एम्पेरिसिज्म होता है कि एक्सपीरियंस बेस। रेशनलिज्म जो होता है ये होता है यानी जो हम हमारे माइंड में आता है, ठीक है, रीजन, रीजन जो होता है, रीजन की वजह से हमारी जो नॉलेज आती है, माइंड में हम सोच लेते हैं, थिंक करते हैं, तो दैट इज रैशनलिज्म, ठीक है, हाँ, ये आप देख लेना। चलो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट? इनमें से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन नहीं है? नॉट ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। टी टेस्ट, साइन टेस्ट, काइस्टिका टेस्ट, रन टेस्ट। आंसर करो। देखो, सोच समझ के आंसर करना चाहिए था। आपने पहले आपको पढ़ना था पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, है ना। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, फिर पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन कौन आता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन कौन आता है, ये पता होना चाहिए यहां पर, ठीक है, ओके। तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम का आंसर आ गया है। अब देखो किसका गलत हो गया, किसका ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। टी टेस्ट, टी टेस्ट होता है पैरामीट्रिक टेस्ट, एनोवा, टी टेस्ट, है ना, क्वार्टाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, तो ये सारे पैरामीटर टेस्ट है। नॉन पैरामीटर टेस्ट में साइन टेस्ट, काइस्टिका टेस्ट, है ना, रन टेस्ट, मन विटने टेस्ट, है ना, तो ये सारे आते हैं किसमें? नॉन पैरामीटर टेस्ट में, है। तो ये आप ध्यान में रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड? अब इनमें बताना एक्सपेरिमेंटल मेथड का कौन सा टाइप नहीं है, नॉट ए टाइप ऑफ, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ए सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, बी रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, सी पैरेलल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, डी रैशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड के टाइप्स पढ़े होंगे तब आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिर तो आपको नहीं आएगा, है ना, हाँ। चलो, करो सब आंसर। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, है ना, रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। देखो, सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, सिंगल केस ग्रुप एक्सपेरिमेंट, वो हम मान के चलते हैं वो एक्सपेरिमेंटल मेथड का टाइप है। पैरेलल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, है ना, पैरेलल ग्रुप मेथड भी कहते हैं इसको। रैशनल ग्रुप मेथड जो है, ये सारे किसके टाइप है? एक्सपेरिमेंटल मेथड टाइप। बट रेजिडुअल ग्रुप मेथड या रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट जो है, ये इसका टाइप नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। ये भी आता है ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज यूज्ड फॉर। सैम्पलिंग में हम लॉटरी मेथड कहाँ पे यूज करते हैं, इन्हें कैसे यूज करते हैं, इन्हें किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है।
हाँ, किसके लिए यूज करते हैं लॉटरी मेथड सैंपलिंग में? इंटरप्रिटेशन, बी थ्योराइजेशन, कंसेप्चुअलाइजेशन, रैंडमाइजेशन। सब आंसर करो। लॉटरी मेथड कहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, लॉटरी मेथड किसके लिए यूज करते हैं? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, रैंडमाइजेशन। यानी लॉटरी मेथड में रैंडमाइजेशन। लॉटरी मेथड किसका टाइप है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग का टाइप है ये, ठीक है, लॉटरी मेथड। ओके, सो हमें इसमें रैंडमाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इक्वल चांस मिलता है सबों को, यानी जो सैंपल होता है उनको इक्वल चांस मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे रैंडमली का मतलब क्या है, हम बोलेंगे कि एक टीचर डिसाइड करता है कि मैं आज वाइवा करूंगा क्लास में, ठीक है, तो फिर वो मतलब स्टार्ट करता है रैंडमली। फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है रोल नंबर 10, उसके बाद बोलता है रोल नंबर 20, उसके बाद बोलता है रोल नंबर 2, है ना, रैंडमली वो बोलता है। वो पहले से नहीं बोलता रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, वो ऐसे नहीं बोलता, वो रैंडमली निकाल के लाता है, ठीक है। हाँ, या नाम वो पूछता है रैंडमली, वो किसी का नाम लेता है तो बोलता है एक एक करके मैं इनका वाइवा ले लूंगा, तो दैट कम्स अंडर रैंडमाइजेशन, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू अंडरस्टूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का? A. To review the literature. B. To summarize what is already known. C. To get an academic degree. D. To discover new facts or to make fresh interpretation of known facts. ठीक है, सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल को प्रेस करो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या होता है? टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। यानी नए नए फैक्ट्स को डिस्कवर करना, ठीक है, हाँ, या उनके बारे में जानना जो ऑलरेडी हुआ होगा तो उसको ब्रॉड करना, ठीक है, हाँ, ब्रॉडन करना उसको, ठीक है, या न्यू इंटरप्रिटेशन देना, फ्रेश इंटरप्रिटेशन बनाना किसी नोन फैक्ट का, ठीक है। हाँ, तो दैट मीन्स कि जो न्यू फैक्ट्स हम बनाते हैं दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। सो आई होप यू अंडरस्टूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ो और आंसर करो। सैंपलिंग एरर डिक्रीजेस विद द। सैंपलिंग एरर को हम कैसे कम करेंगे? ए. डिक्रीज इन सैंपल साइज, बी. इंक्रीज इन सैंपल साइज, सी. प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन, डी. प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। आंसर करो सब। सैंपलिंग एरर को हम कम कैसे करेंगे? चलो मैक्सिमम का आंसर आ गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, इंक्रीज इन सैंपल साइज। यानी जब हम सैंपल साइज ज्यादा करेंगे, सैंपल साइज हम ज्यादा रखेंगे अपने रिसर्च में, तो सैंपलिंग एरर जो है वो कम होता जाएगा। जितना कम सैंपल होगा उतना सैंपलिंग एरर आने के चांसेस है, और जितना ज्यादा सैंपल होगा उतने सैंपलिंग एरर के कम चांसेस है। ओके, हाँ, वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ो और आंसर करो। द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन। यानी जो हमारे पास फंडामेंटल रिसर्च होती है या बेसिक रिसर्च होती है ना, प्योर रिसर्च होती है, उसमें जो नॉलेज आ गई है उसके प्रिंसिपल जो अब आ गए हैं, तो उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं?
ए एक्शन रिसर्च में, बी अप्लाइड रिसर्च, सी फिलोसफिकल रिसर्च, डी हिस्टोरिकल रिसर्च। सब आंसर करो। वेरी गुड। ऐसे तुरंत आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट अप्लाइड रिसर्च, यानी जो हमारे पास फंडामेंटल रिसर्च, जो हम नॉलेज मतलब प्रिंसिपल्स लेके आते हैं फ्रॉम डूइंग बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, तो हम उसको फिर उस नॉलेज को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी फील्ड में, उसको फिर अप्लाई कर, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। ओके, हाँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्रेट में क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आंसर करो। Who among the following propounded the concept of paradigm? पैराडाइम कंसेप्ट किसने दिया है? ठीक है, हाँ। ए पीटर हैगेट, बी वान थुनेन, सी थॉमस कोहन, डी जॉन के राइट। आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम का आंसर आ गया है, वेरी गुड। ऐसे तुरंत आंसर करो। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट थॉमस कोहन। थॉमस कोहन जो है उसने कंसेप्ट दे दिया है पैराडाइम का। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन ए थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन। और जब थीसिस बनाते हैं हम, एमफिल की थीसिस बनाते हैं या पीएचडी की थीसिस बनाते हैं, ठीक है, उसमें फिगर्स और टेबल्स किस सेक्शन में आते हैं? ए द अपेंडिक्स, बी द सेपरेट चैप्टर, सी द कंक्लूडिंग चैप्टर, डी द टेक्स्ट इटसेल्फ। आप डिसाइड कर लो कौन सा आएगा। जिसने रिसर्च की है तो उसको पता होगा, जिसने नहीं किया वो सीखेगा कहां पे आते हैं। ठीक है, हाँ। आंसर करो। ऐसे तुरंत आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट द टेक्स्ट इटसेल्फ, यानी फिगर्स और टेबल्स हम मेंशन करते हैं टेक्स्ट में ही, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट में, है ना। हाँ, जो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसमें हम कोई टेबल होगा या कोई फिगर होगी वो भी इन्वॉल्व करते हैं, या रिसर्च फाइंडिंग्स में हम टेबल बनाते हैं, है ना। हाँ, तो ऐसे या मेथोडोलॉजी में हम टेबल बनाते हैं, तो दैट मीन्स कि टेक्स्ट में ही आते हैं ये फिगर्स और टेबल्स। ओके, ये आप ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़ो और आंसर करो। ए थीसिस स्टेटमेंट इज, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? ए एन ऑब्जर्वेशन, बी ए फैक्ट, सी एन असर्शन, डी ए डिस्कशन। आंसर करो सब। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? इजी क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं ले लेंगे। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट एन असर्शन। असर्शन क्या होता है? ठीक है, असर्शन होता है कॉन्फिडेंट और एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और बिलीफ, यानी एक कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट होता है। हाँ,
ठीक है, ये किसी फैक्ट का कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट होता है, ये ध्यान में रखना। एसर्शन क्या होता है, दैट इज थीसिस स्टेटमेंट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, इसको पढ़ो और आंसर करो। द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल सेटिंग इज आइडेंटिफाइड एज, यानी वो रिसर्च अप्रोच जो मैक्स वेबर ने दिया है, और उसमें वो बोलता है कि कैसे लोग क्रिएट करेंगे मीनिंग्स, हैं, ठीक है, मीनिंग्स को कैसे क्रिएट करेंगे इन नेचुरल सेटिंग, यानी इन सिक्वेंशियल मैनर, ठीक है। हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव पैराडाइम, बी क्रिटिकल पैराडाइम, सी नेचुरल पैराडाइम, डी इंटरप्रेटेटिव पैराडाइम। चलो सब आंसर करो। देखो ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ठीक है, एमसीक्यू सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभार ज्यादा क्वेश्चन 50% 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में से ही, ठीक है। तो इसीलिए एमसीक्यू सीरीज कभी मत ये मिस मत करना, ठीक है। अगर मिस हो गई तो अगर उसी एमसीक्यू सीरीज में से क्वेश्चन कल आ जाएगा, है ना, तो ये बात है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा इसका आंसर आपके स्क्रीन पर, डी पार्ट, इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम। देखो क्या होता है इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम, यानी लोग कैसे क्रिएट करते मीनिंग्स इन सिक्वेंशियल मैनर या नेचुरल सेटिंग में, और ये किसे दे दिया है, मैक्स वेबर ने, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। कल ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम इज गिवन बाय, तो वहां पे कुछ ऑप्शन होंगे, तो आप वहां पे मैक्स वेबर को याद करना, ठीक है। तो मैं देखते हैं क्या होता है ये। देखो रिसर्च पैराडाइम्स में से दो पैराडाइम होते हैं, एक होता है पॉजिटिविस्ट, दूसरा होता है इंटरप्रिटेटिव, ठीक है। तो मेन एम जो रिसर्च का होता है पॉजिटिविस्टिक की अगर हम बात करें, ये एक्सप्लेन करता है कि मतलब एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है। पॉजिटिविस्ट हमें क्या देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, देन अंडरस्टैंडिंग, यानी समझने से बेहतर कि वो देता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। So the research carried out is objective with no personal bias affecting the research results. तो जो रिसर्च की जाती है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, कोई उसमें बयासेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, कोई पर्सनल मामला उसमें नहीं होना चाहिए, पर्सनल बयासेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिसर्च कहता है, मतलब पॉजिटिविस्ट ऐसे रिसर्च होनी चाहिए, पॉजिटिविस्ट ऐसे कहते हैं, ठीक है। द डेटा कलेक्टेड इन पॉजिटिविस्ट रिसर्च इज मेजरेबल, वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। दैट इज न्यूमेरिकल डेटा, फॉर्मूला नोन एज क्वांटिटेटिव डेटा, यानी क्वांटिटेटिव डेटा होना चाहिए, यानी जो हम मेजर कर सके। बैसी कहता है नो डेट साइटेड इन पोलार्ड 2237 पेज नंबर पे, है ना। तो ये कहता है इसमें क्या, क्लियरली डिफाइन इज द इंटेंशन ऑफ पॉजिटिविस्ट रिसर्च व्हेन ही स्टेट्स टू द पॉजिटिविस्ट द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ द वर्ल्ड एंड शेयर दिस अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स, यानी हम डिस्क्राइब करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोसेस क्या है, ठीक है, वर्ल्ड में ये प्रोसेस क्या है, या रिसर्च की प्रोसेस क्या है, जो हम रिसर्च करेंगे उसका हम बताएंगे, पर्पस क्या है, नेचर क्या है उसका, है ना। तो और दूसरे लोगों के साथ उसको शेयर करेंगे, तो दैट इज द रिसर्च है। तो ये कौन कहता है, बैसी, ठीक है, बैसी कहता है अपनी डेफिनेशन इसकी है। इसी तरह इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम क्या होता है, इट इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एज इट इज फ्रॉम सब्जेक्ट टू एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जो वर्ल्ड है इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम इन ब्रॉड वे, ठीक है, इन ब्रॉड वे हम इसको एक्सप्लेन कर, थ्रू एक्सपीरियंसेस हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। दे यूज मीनिंग वर्सेस मेजरमेंट oriented methodology such as interviewing or participant observation that rely on a subject relationship between the researcher and subjects। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं मीनिंग पे, ठीक है। जो हमारी मेथोडोलॉजी होती है, मतलब जो पॉजिटिविस्ट रिसर्च होता है उसमें हम मेजर करते हैं, ठीक है, इसमें हम मीनिंग देखते हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं इंटरव्यू यूज़ करते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और मतलब हम दिखाते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्चर एंड सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स कि जो सैंपल होगा, हाँ। जो इंटरप्रेटेटिव रिसर्च होती है डज नॉट प्रीडिफाइन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये डिफाइन नहीं करता यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को,
but focuses on the full complexity of human sense making as a situation emerges। मगर ये उस प्रॉब्लम पे फोकस करता है जो क्रिएट हुई होती है या ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रॉब्लम होगी, उस पे ये ज्यादा फोकस करती है। कौन? इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम। ठीक है, तो इसी तरह this is the interpretive approach which aims to explain the subjective reasons and meanings that lie behind social action। यानी कौन से रीजन्स है ये एक्सप्लेन हमें करता है कि एक प्रॉब्लम के या जो सोसाइटी में प्रॉब्लम इशू होगा उसके पीछे कौन से कारण होंगे, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन देता है कौन? इंटरप्रेटिव अप्रोच। सो आई होप यू गॉट इट। सो हिंदी में भी है, अगर हिंदी वाले पढ़ना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर पढ़ लो, या अभी भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दे देंगे आपको। चलो, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भी पढ़ सकते हैं ना। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16। इसको पढ़ो और आंसर करो। द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिसर्टेशन आर। डिसर्टेशन जो हम बनाते हैं, ठीक है, हाँ, तो उसमें कोर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, यानी उसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ए, इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। बी, आप आंसर करो। ठीक है, सब एग्जीक्यूटिव समरी, लिटरेचर रिव्यू, डेटा गैदर्ड, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी। सी, रिसर्च प्लान, रिसर्च डेटा एनालिसिस, रेफरेंसेस। डी, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो इन चारों में से देखना आपको कौन सा आएगा। ठीक है, जो करेक्ट एलिमेंट्स या कोर एलिमेंट्स होंगे डिसर्टेशन के। चलो, सब आंसर करो, ऐसे तुरंत आंसर करो। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। देखो, पहला होता है, पहला स्टेप इंट्रोडक्शन, जो डिसर्टेशन के पार्ट्स होते हैं। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑथर्स के वर्क्स को हम देखते हैं। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी देखते हैं, है ना, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, रिसर्च मेथड क्या है ना, या हमारा टूल क्या रहेगा, तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में आता है। उसके बाद रिजल्ट्स, कि हमारे रिजल्ट्स क्या है, डिस्कशन एंड, उसके बाद डिस्कशन करते हैं रिजल्ट्स का। उसके बाद लास्ट पे कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप होता है कंक्लूजन। तो ये एलिमेंट्स है किसके? डिसर्टेशन के। सो आप इसको ध्यान में रखना, नेक्स्ट टाइम गलत नहीं, जिसका गलत हो गया नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन किसको कहते हैं? ठीक है, इसमें पढ़ो, आप आंसर करो। A way of conducting research that is not grounded in theory. B, the choice between using qualitative or quantitative methods. C, the style in which you present your research findings, for example, a graph. D, a framework for every stage of the collection and analysis of data. सब पढ़ो और आंसर करो। रिसर्च डिजाइन किसको कहते हैं? चलो, मैक्सिमम का आंसर आ गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। वेरी गुड, ऐसे आंसर करते रहो सब। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, यानी ये रिसर्च डिजाइन वो होता है कि जब हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि हम कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, कौन सी हमारी पॉपुलेशन रहेगी, कौन सा हमारा रिसर्च मेथड रहेगा, सैंपल क्या रहेगा, है ना, सैंपलिंग टेक्निक क्या रहेगी, ये हमारा रिसर्च टूल क्या रहेगा जिससे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, हमारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक, अगर कोई क्वांटिटेटिव ले लेगा तो उसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक क्या रहेगी। तो ये सारा जो आता है, ये सारा किसके अंडर आता है? रिसर्च डिजाइन के अंडर आता है। ठीक है, और एनालिसिस ऑफ डेटा कैसे करेंगे, है ना, तो ये सारा किसके अंडर आता है? रिसर्च डिजाइन के अंडर। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18, इसको पढ़ो और आंसर करो। सैंपलिंग केसेस मीन्स, सैंपलिंग केसेस का मतलब क्या है? हाँ, इसको पढ़ो और आंसर करो सब। ए, सैंपलिंग यूजिंग ए सैंपलिंग फ्रेम। बी, आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च। सी, लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफ केस।
डी सैंपलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स एटसेट्रा। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर करो और रिसर्च को बनाओ स्ट्रांग। अगर आप एमसीक्यू से भी पढ़ोगे ना तो आपका रिसर्च स्ट्रांग हो जाएगा, बट अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप बोलोगे खामा ये परेशान करते हैं ना, नहीं, एमसीक्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। सैंपलिंग केसेस होते हैं यानी जो हम मेंशन करते हैं अपने सैंपल में। फॉर एग्जाम्पल हम पीपल, लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स पे रिसर्च करते हैं, तो स्टूडेंट जो होंगे वो सैंपलिंग केसेस बनते हैं। न्यूज़पेपर को हम मेंशन करेंगे, है ना, टेलीविजन प्रोग्राम्स को मेंशन करेंगे, दीज आर ऑल सैंपलिंग केसेस। ओके, सो ये है थोड़ा सा इसके बारे में कि सोशल रिसर्च इज मोस्टली कंडक्टेड ऑन पीपल बट नॉट एक्सक्लूसिवली, यानी ज़्यादा हम ये लोगों पे ही करते हैं सोशल रिसर्च। तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स कैन आल्सो सप्लाई यूजफुल रिसर्च डेटा। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और टेलीविजन प्रोग्राम्स ये भी हमें क्या देते हैं, रिसर्च डेटा, है ना, रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। एज कैन कमर्शियल फर्म्स एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, तो ऐसे फर्म्स जो होते हैं या कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता है वो भी हमें हेल्प करता है इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ केस इज द जनरल कलेक्टिव वर्ड यूजर फॉर द यूनिट ऑफ एनालिसिस। तो कोई मेरे पास केस होता है ना, हाँ, तो उसको हम देखते हैं, उसमें बहुत सारे की पार्टिसिपेशन होती है, तो वो पार्टिसिपेंट जो बन गए सैंपलिंग केसेस। ठीक है, सैंपलिंग फ्रेम्स आर एसेंशियल इफ वी वांट टू मेक अ क्लेम्स फॉर द जनरल पॉपुलेशन फ्रॉम आवर सैंपल by making sure that each member of the population has an equal chance of being selected for the sample। तो सैम्पलिंग फ्रेम्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम क्लेम करेंगे कि एक जनरल पॉपुलेशन पे हम क्लेम करेंगे, मतलब ये हमारी सैंपल है, उसमें से कुछ सैंपल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर्स, वो सैंपल होगा हमारा। शॉपकीपर्स जो हो गए, शॉपकीपर बन गए एक सैंपलिंग फ्रेम। बाय मेकिंग श्योर दैट ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, यानी हर एक मेंबर, अब हम शॉपकीपर्स पे करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है ना, यहाँ पे डेफिशिएंट कौन सा चीज़ होता है या कम चीज़ कौन सा मिलता है यहाँ पे, तो वो हम शॉपकीपर्स को बोलेंगे, है ना। तो शॉपकीपर्स बोलेंगे यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं है, ठीक है, इस मार्केट में। तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि हम हर एक शॉपकीपर को इक्वल चांस दे देंगे बोलने का। ठीक है, दैट बिकम्स आवर सैंपल। ठीक है, बट शॉपकीपर सैंपलिंग फ्रेम, तो जो एक एक करके वो सारे वो सैंपलिंग केसेस है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारा आंसर बी है, तो ये आप देख लो कि इसी तरह बी जो है, एक सेकंड, आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर सर्च, तो ये नहीं आएगा इसका। ठीक है, बी पार्ट नहीं आएगा। तो इसी तरह unless we mean people who have the appropriate criteria for our research and as for the briefcase what no laptop। ठीक है, तो that means कि यहाँ पे जो सैम्पलिंग यूजिंग ए सैम्पलिंग फ्रेम, ये भी नहीं कहेंगे हम, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च, तो ये भी नहीं आएगा। लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफकेस, है ना, या किसी का लैपटॉप होगा, तो वो हम नहीं कहेंगे ये सैम्पलिंग केस है। सैम्पलिंग केस होते हैं जो हमें रिसर्च में आ जाएंगे काम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमें डेटा दे देगा, है ना, न्यूज़पेपर से हम डेटा लेते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम से हम डेटा लेते हैं, या लोगों से हम डेटा लेते हैं, दोज बिकम सैम्पलिंग केसेस। सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हिंदी वाले भी पढ़ो। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, इसको पढ़ो और आंसर करो। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रिसर्च डेटा विच इज सिमेट्रिकल इन शेप सिमिलर टू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट सेंटर पीक इज मच हायर इज। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब डेटा जो दिखाएगा सिमेट्रिकल, या हम कहेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाएंगे। ठीक है, बट जो उसका सेंटर होगा वो मतलब ज्यादा होंगे इन द सेंटर, ज्यादा होंगे इन सेंटर, यानी ऑटोमेटिकली जो पीक होगा वो हायर होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ए सिक्योर्ड, बी मेसोकर्टिक, सी लेप्टोकर्टिक,
डी प्लेटिकटिक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम का आंसर आ गया है, वेरी गुड, ऐसे आंसर करो। और जिसको समझ में नहीं आ गए वो समझो फिर। तो सी पार्ट इसका आंसर है, लेप्टोकॉर्टिक करो। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी स्टैटिस्टिक्स में होती है, तो इसको हम ग्राफ से दिखाते हैं। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को हम ग्राफ से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, जब फ्रीक्वेंसी हम दिखाते हैं डिफरेंट पीपल की या एक सैंपल की, तो उस अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये एक स्टैटिस्टिशियन था गॉस, विलियम गॉस जो था, उसने इसके बारे में थोड़ा सा बताया है। और उसको बोलते हैं बेल करो भी। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा तो उसको बेल करो भी बोलते हैं, या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप ध्यान में रखोगे। इज द मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आम सी मानी जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाँ। दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होता है विद मोस्ट वैल्यूज फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सारे वैल्यूज जो होते हैं वो किस में होते हैं, बीच में। ठीक है, सेंटर में। एंड लॉन्ग टेल्स टू द लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में थोड़े से आते हैं उसमें। ठीक है, हाँ। इट इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन विद नो गैप्स बिटवीन वैल्यूज, तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें गैप्स नहीं रहते हैं वैल्यूज के बीच में। ठीक है, सो इसी तरह कर्टोसिस क्या होती है, तो कर्टोसिस होती है एक स्टैटिस्टिकल मेजर। उसमें हम देखते हैं फ्लैटनेस या पीकनेस, है ना, कितना फ्लैट है हमारी कर्व। ठीक है, हाँ। तो वैल्यूज है, वैल्यूज को हम जब मेजर करते हैं तो वैल्यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं या वो फ्लैट रहते हैं, है ना, हाँ। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, इट्स अ स्टैटिस्टिकल मेजर यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिग्री टू विच स्कोर्स क्लस्टर और पीक ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की या जो हमारे फ्रीक्वेंसीज है उनको हम मतलब पीकनेस में दिखाए मतलब कितनी फ्लैटनेस है उनमें। ठीक है, द पीक इज द टॉलेस्ट पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो पीक क्या बनता है, टॉलेस्ट पार्ट बनता है उस डिस्ट्रीब्यूशन का। एंड द टेल्स आर द एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, टेल्स क्या होते हैं, एंड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। पीक होता है टॉलेस्ट, ठीक है, टेल चाहे राइट टेल होगा चाहे लेफ्ट टेल होगा वो बनते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के एंड्स। ठीक है, इस तरह मेसोकॉर्टिक क्या होते हैं, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर मॉडरेट इन ब्रेड्थ एंड कर्व्स विद अ मीडियम पीक हाइट। तो इसमें क्या होता है कि यानी जो हाइट होती है वो मीडियम पीक होती है। ठीक है, हाँ, मीडियम टाइप की होती है। और जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होती है वो मतलब उनके मॉडरेट ब्रेड्थ होती है। ठीक है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको पिक्चर भी, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप समझो पहले। इस तरह लेप्टोकॉर्टिक होती है, मोर वैल्यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स आर मोर वैल्यूज क्लोज टू द मीन। यानी जो वैल्यूज होते हैं वो क्लोज टू द मीन होते हैं। ठीक है, यानी ज्यादा टेल्स की तरफ होते हैं, ज्यादा ये स्कोर्स हैं। दैट इज शार्पली पीक्ड विद हैवी टेल्स, यानी उसमें जो राइट और लेफ्ट साइड में ज्यादा स्कोर्स हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह प्लेटिकटिक क्या होता है, fewer values in the tails and fewer values close to the mean, यानी कुछ वैल्यूज रहते हैं मीन के पास। यानी जो लेफ्ट साइड और राइट साइड टेल होती है उसमें क्या होता है कि मीन कम रहते हैं उसमें। ठीक है, हाँ। द कर्व हैज अ फ्लैट पीक एंड हैज मोर डिस्पर्सिव स्कोर्स विद लाइटर टेल्स। ठीक है, हाँ। तो इसी तरह हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च डेटा विच इज सिमेट्रिकल इन शेप सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट द सेंटर पीक इज मच हायर इज लेप्टोकॉर्टिक। ठीक है, तो कि जिसमें बीच में सारे आ जाएंगे बीच में, तो उसको लेप्टोकॉर्टिक कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, हिंदी वाले भी पढ़ो और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझो अच्छे से। ठीक है, हाँ। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो थोड़े से इसकी पिक्चर देखेंगे। देखो यह है मेसोकॉर्टिक। मेसोकॉर्टिक का यानी जो कर्टोसिस होते हैं उस वक्त जीरो होता है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाँ। लेप्टोकॉर्टिक में क्या होता है कि जो कर्टोसिस होते हैं वो ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो जब कर्टोसिस होगा दैट इज लेप्टोकॉर्टिक। देखो बीच में सारे स्कोर्स आ गए हैं ना, ये देखो बीच में सारे स्कोर्स आ गए हैं।
ये जो सिकोरस है, ये सारे सिकोरस बीच में ही आ गए हैं। देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड में बहुत कम है, यानी इसी को टेल कहते हैं। इस साइड में ये टेल है, इस साइड में ये टेल है, तो दैट मीन्स कि जो सारे सिकोरस है वो बीच में आ गए, तो इसको कहते हैं लेप्टोकर्टिक। क्या कहते हैं? लेप्टोकर्टिक। तो आप ध्यान में रखो कि लेप्टोकर्टिक होती है मतलब जो मीडियम, जो मिडल में सारे सिकोरस आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह प्लैटिकर्टिक, प्लैटिकर्टिक होती है कि ज्यादा सिकोरस किधर जाते हैं? लेफ्ट और राइट साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में ज्यादा सिकोरस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेसोकर्टिक में इक्वल रहते हैं, ठीक है। हाँ, इन्हें कर्टोसिस 0 रहता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप ध्यान में रखना, ऐसे कर्टोसिस होती है ये, जब इन्हें कर्टोसिस जब होगा वो 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, तो उस वक्त हम उसको मेसोकर्टिक कहेंगे। और जब कर्टोसिस ग्रेटर देन 0 होगा तो उस वक्त उसको लेप्टोकर्टिक कहेंगे। उसी तरह प्लैटिकर्टिक, अगर कर्टोसिस लेस देन 0 होगा तो उस वक्त हम उसको क्या बोलेंगे? प्लैटिकर्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखोगे। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20, इसको पढ़ो और आंसर करो। व्हेन प्लानिंग टू डू ए सोशल रिसर्च इट इज बेटर टू, जब हमें कोई रिसर्च करनी होगी, स्पेशली सोशल रिसर्च, तो हमें क्या करना होगा उस वक्त? जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और जिसने शेयर नहीं किया वो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हेन प्लानिंग टू डू ए सोशल रिसर्च इट इज बेटर टू, यानी जब हम सोशल रिसर्च करते हैं तो हमें उसमें क्या करना होगा? ए अप्रोच द टॉपिक विद एन ओपन माइंड, हमें ओपन माइंड से देखना होगा उस टॉपिक को। बी डू ए पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इनटू इट, हमें पायलट स्टडी करनी होगी उसके बारे में पहले, ठीक है, तो ताकि हम उसमें फंस न जाए। सी बी फेमिलियर विद लिटरेचर ऑन द टॉपिक, तो हम टॉपिक के बारे में देखेंगे, इन्हें उसके लिटरेचर देखेंगे। डी फॉरगेट अबाउट थ्योरी बिकॉज इज ए वेरी प्रैक्टिकल, तो हम थ्योरी के बारे में सोचेंगे ही नहीं क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। तो देखो आप आंसर क्या आएगा इसमें, चलो आंसर करो सब। वेरी गुड, ऐसे आंसर करते रहो। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को और लाइक भी करो, ठीक है। हाँ, और चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट, बी फेमिलियर विद द लिटरेचर ऑन द टॉपिक। देखो हमें लिटरेचर के बारे में, यानी जो ऑलरेडी रिसर्च हुई है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम प्लान करेंगे अच्छे से एक सोशल रिसर्च, ठीक है। तो ये था आज के टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी इन सोशल रिसर्च इज टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली हाउ वी सी द वर्ल्ड, यानी सोशल रिसर्च जब हम करते हैं इसका एक इंपॉर्टेंस रहती है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से एक रिसर्च को, ठीक है। द मोर वी थिंक अबाउट दिस द मोर वी रियलाइज हाउ इम्प्रैक्टिकल इट इज टू इग्नोर थ्योरी, यानी जितना हम अच्छे से सोचेंगे इसके बारे में, जितना हम फील करेंगे इसके बारे में अच्छे से, तो हम थ्योरी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। हैविंग एन ओपन माइंड इज एसेंशियल व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग आवर डेटा, यानी ओपन माइंड भी ठीक है रहता है कि यानी ओपन रहना चाहिए इसके लिए। बट विच डाटा, यानी कौन सा डेटा के लिए? फेमिलियरिटी विद द लिटरेचर ऑन द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू फिगर आउट रिसर्च क्वेश्चंस एंड कॉन्सिक्वेंटली द काइंड ऑफ डेटा वी नीड। देखो लिटरेचर के बारे में जानना है ना, तो हमें उससे पता चलता है कि हम हमारे रिसर्च क्वेश्चंस क्या रहेंगे, है ना, हमारा डेटा कैसा होना चाहिए, है ना, कितना कहाँ पे करेंगे ये रिसर्च। तो ये सारा हमें पता चलता है किससे? जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं, ठीक है। सो डूइंग ए पायलट स्टडी इज हाईली रिकमेंडेड वंस वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ रिसर्च प्लान नॉट बिफोर। तो हमें उससे, अगर हम पायलट स्टडी करेंगे पहले ही, अगर हम पहले पायलट स्टडी करेंगे तो हमें क्या होगा उस वक्त? तो हम उस वक्त भी कर सकते हैं एक रिसर्च प्लान, बट इफेक्टिव रिसर्च प्लान हम नहीं कर सकते हैं। जितना हम किसे करेंगे, लिटरेचर को मतलब लिटरेचर के साथ जितना हम फेमिलियर रहेंगे उतना अच्छा हम रिसर्च करेंगे, उतना हम रिसर्च कर सकते हैं अच्छा, ठीक है। हाँ, सो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। थैंक यू
सो आप कैसे नोट्स को डाउनलोड करोगे, तो आप इस वेबसाइट पे जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो अपना फीडबैक दे दीजिए। आप दे सकते हैं फीडबैक यहाँ पर www.fillerform.info, या आप कमेंट में भी दे सकते हैं अपना फीडबैक। तो योर फीडबैक इज वैल्यूएबल। ओके, सो ये फ्री क्लासेस है, इनको आप लाभ ले सकते हैं। इस तरह फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है, उसको भी आप देखो, ठीक है, डाउनलोड करके फिर वहां पर आप मॉक टेस्ट और क्विज़ दे सकते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट के लिए फ्री क्लासेस है, इनको आप देख लो, इनको आप मिस मत करिए, ठीक है। हाँ, तो ये है JRF अचीवर्स। आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम भी नेक्स्ट टाइम JRF अचीवर्स में आ जाएगा। सो ये है मतलब क्विज, आप क्विज देते रहो, उससे भी आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगी, है ना। सो आपका कोई क्वेश्चन होगा, आप कमेंट में दे दो वो क्वेश्चन, उसको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर टुडेज MCQ सीरीज। सो ऐसे जुड़े रहो हमारे साथ, तो आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा उसमें, है ना। जितना आप MCQ सीरीज करोगे उतना अच्छा रहेगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।